हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे और ये भी बताया था कि हम पृष्ठभूमि इसके समझने वाले थे। तो आज हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान थे। सबसे पहले तो देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम, इसके रिजर्वेशन, इसका चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और ये जिस समय हो रहा था, बोले तो 1773 के समय हो रहा था, उस समय गवर्नर के पोस्ट पर वारेन हेस्टिंग थे। इस वजह से इनको ये प्रथम सौभाग्य मिला कि गवर्नर जनरल ये बन सके। अर्थात कहने का मतलब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बनेंगे, जो 1773 से लेकर के 1785 तक रहे थे। और इनके हेल्प के लिए कार्यकारी परिषद 4 सदस्यों वाली गठित की गई थी ताकि इसको प्रशासनिक कंट्रोल स्थापित करने में सहायता करे। हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये बंगाल के गवर्नर लिखा हुआ है। बंगाल के गवर्नर के अधीन ही उस समय मद्रास और बम्बई के गवर्नर भी आते थे। तो हम ऐसा कहना चाहते हैं कि बंगाल के गवर्नर अभी ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा उसकी शक्तियाँ हैं, और मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर होंगे जो इसके अधीन आते होंगे। तो बंगाल के गवर्नर के अधीन ही मद्रास और बम्बई के गवर्नर आते होंगे। अब हम तीसरी बात पे बात करते हैं। स्थापना सुप्रीम कोर्ट की गई थी इस अधिनियम के तहत। ये कलकत्ता में की गई थी 1774 में। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, अगर कलकत्ता में स्थापना पूछे सुप्रीम कोर्ट की 1774 होगा, लेकिन पूछे किस अधिनियम के तहत हुआ तो आप बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। और प्रथम जो जज बने थे, एक बार क्वेश्चन पीसीएस एमपी पीसीएस पे पूछा हुआ था कि प्रथम जज कौन बने थे, तो ये एलिजा इम्पे उनका आंसर होगा। एलिजा इम्पे प्रथम न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। फिर अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर रोक लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेवक थे, सर्वेंट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट थे, उसके ऑफिसर्स थे, उसकी वो अपना खुद का निजी व्यवसाय चालू कर लिए थे और वो घूस लेने लगे थे, ब्रास लेने लगे थे, गिफ्ट लेने लगे थे। तो इसको रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार ने एक कंट्रोल स्थापित करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। इसका हिंदी नियमन होता है। वैसे देखते हैं, फिर अगला बात करते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक संस्था है जिसकी स्थापना की गई थी। इसको बताया गया था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों का देखरेख करे, उसके ऊपर वो रिपोर्ट सौंपे ब्रिटिश सरकार को। फिर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि पॉलिटिकल पावर से इसको हटा दिया गया था। ये अब इसको ट्रेडिंग के ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया गया था। इसका मतलब है राजनीतिक कार्यों से इसको दूर किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और मैं आपको एक बार नॉलेज के लिए बता दूं कि हम आपको कंपनी का शासन पढ़ा रहे हैं, जो 1773 से लेकर के 1858 के अधिनियम तक ये रहेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात कर रहे थे। उस समय हम लोग आपके साथ 6 प्रावधान आपसे बात किए थे। हम इसके आज महत्व के बारे में बात कर रहे थे कि ये आया तो इसका क्या इम्पोर्टेंस रहा होगा। सबसे पहले तो कहते हैं ये पहला कदम था ईस्ट इंडिया के कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा ये पहला कदम था जो ईस्ट इंडिया को कंट्रोल और रेगुलेट करता था। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण है ना, और रेगुलेट नियमन। ये ऐसा पहले बार ही हुआ था कि मतलब पॉलिटिकल और जो उसके प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा हुआ है ये, और पॉलिटिकल लिखा हुआ है। तो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार उसकी पहचान दिलाई गई, उसकी पहचान की गई, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। अब देखते हैं हम लोग कि ऐसा पहली बार हुआ था कि केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। केंद्रीय प्रशासन की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव की वहाँ फाउंडेशन स्टोन रखाया था। इसी अधिनियम से आप समझ सकते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जुडिशियल सिस्टम भारत में सबसे पहले इसका उदय होता है। वारेन हेस्टिंग के समय से भारत की न्यायिक प्रणाली का उदय माना जाता है। तो उसका आप नींव देख सकते हैं।
तो दोस्तों अभी हमने आपके सामने उसके महत्व के बारे में बात किया था, और मैं आपके सामने रेगुलेटिंग एक्ट के कमियां के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले कमी तो हम ये देखेंगे कि बंगाल के जो गवर्नर थे, जिनका अपना खुद का कार्यकारी समिति हुआ करता था, सॉरी समिति नहीं बोल के परिषद बोलना होगा, जिसमें 4 लोग होते थे इनके हेल्प के लिए, इनके प्रशासनिक कार्यों को सहयोग करने के लिए। तो वो जो कभी निर्णय लिया करता था उसको ओवर रूल्ड कर देता था। ओवर रूल्ड करने का मतलब उसको नहीं मानता था वो कई एक बार, तो नॉट फॉलो दिस माने डिसीजन आप कह सकते हैं कि उसके डिसीजन को नहीं मानता था। दूसरा, ये गवर्नर जनरल था जो उसके निर्णय को नहीं मानता था। दूसरा देखते, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसके अधीन मद्रास आता था, उसके अधीन ही बम्बई आता था। तो जितना पर्याप्त जो मैंने कह सकते हैं ना कि प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित होने चाहिए थे उतना नहीं हो पा रहा था। तो ये भी कई एक बार इसकी कमी बता दी जाती है। और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ द पावर का जो रूल है वो नहीं दिखा था। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वाराणसी, तो कई एक बार एक दूसरे में तनाव और टसल देखने को मिलता था। तो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तनाव का माहौल, एक टसल का माहौल वहां पर देखने को मिलता था। आइए दोस्तों, और हम इसके लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इंडियंस जो भारतीय थे, जो पे करते थे, वो अपने राजस्व को देते थे, उसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं था इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो कई बार इसका भी इसके लिए इसका मतलब शिकायत कर दी जाती है। तो मैंने आपके संगे 4 मैंने बात किया। सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ, बंगाल के गवर्नर जनरल अपने कार्यकारी परिषद के निर्णय को ओवररूल्ड करता था। सेकंड नंबर पॉइंट में, बंगाल के गवर्नर जनरल मद्रास और बम्बई को संभालते थे, जो प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन मतलब पर्याप्त नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाते थे। फिर तीसरा पॉइंट, मेजर वाले पॉइंट कह सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लैक ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन दिख रहा है। और लास्ट पॉइंट कि इंडियन जो पे करता था रेवेन्यू, उसके बारे में कुछ भलाई की बात नहीं की गई थी। तो दोस्तों आपने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, चाहे वो प्रावधान की बात हो, चाहे उसके महत्व की बात हो, चाहे उसकी कमियां की बात हो, मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आएंगे, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें।